बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है लियोनटिफ इनपुट आउटपुट मॉडल, जो मैट्रिक्स से रिलेटेड है। आइए इस मॉडल को पहले समझते हैं कि व्हाट इज इनपुट आउटपुट मॉडल। देखो, इस इनपुट आउटपुट मॉडल में क्या कह रहा है? कह रहा है कि इनपुट आउटपुट मॉडल रिप्रेजेंट द इंटरडिपेंडेंसीज अमंग डिफरेंट इंडस्ट्रीज। इसका ये मतलब है कि यहाँ पे एक से ज्यादा इंडस्ट्री होंगी जो आपस में डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट का सेंस ये होता है कि हर इंडस्ट्री दूसरे इंडस्ट्री से क्या होता है, डिपेंडेंट होगा। मतलब एक इंडस्ट्री जो है गुड्स सप्लाई करती होगी तो दूसरे इंडस्ट्री के लिए वो उसका क्या होगा, वो इनपुट का काम करता है। इनपुट मतलब रॉ मटेरियल का काम करता है। बच्चों, जब आगे हम बढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे कि यहाँ पे जो भी कुछ बताया जा रहा है इनपुट आउटपुट, इसका दो ही मतलब होता है। इनपुट का मतलब होता है कि वो जो रॉ मटेरियल उस इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो हम यूज़ करते हैं, और आउटपुट का मतलब होता है कि उस इंडस्ट्री के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं आउटपुट। तो देखते हैं, इट शोज हाउ आउटपुट ऑफ वन इंडस्ट्रियल सेक्टर में बिकम एन इनपुट टू अनदर इंडस्ट्रियल सेक्टर। देखो, इनपुट आउटपुट मॉडल में हम ये देखेंगे कैसे किसी एक इंडस्ट्री के द्वारा दिया गया आउटपुट किसी दूसरी इंडस्ट्री के लिए इनपुट का कार्य करता है। ध्यान से समझो बच्चा कि आउटपुट का मतलब यहाँ क्या है कि कोई भी इंडस्ट्री जो जनरेट करती है, जो प्रोडक्ट बनाती है, उसे हम आउटपुट कहते हैं। और उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है या जो भी रिसोर्सेज वो लेता है उसे हम इनपुट कहते हैं। लियोनटिफ मॉडल इज बेस्ड ऑन द assumption दैट व्हाटएवर इज प्रोड्यूस्ड इज कंज्यूम्ड। देखो, ये इस मॉडल पे आधारित है कि जितना प्रोडक्शन होता है उतना कंजप्शन होता है। अर्थात हम कह सकते हैं प्रोडक्शन इक्वल कंजप्शन, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जितना इनपुट हम लेते हैं उतना आउटपुट हम देते हैं। ठीक है, तो बेटा ये जो इनपुट आउटपुट मॉडल है यहाँ पे दो प्रकार के होते हैं। एक ओपन मॉडल होता है, एक क्लोज मॉडल होता है। तो आपके सिलेबस में ओपन मॉडल है, क्लोज मॉडल है नहीं। ठीक है, तो हम बस ओपन मॉडल पढ़ेंगे आज। जो दो तरह के लियोनटिफ मॉडल है, पहला है ओपन मॉडल, दूसरा है क्लोज मॉडल। ओपन मॉडल क्या होता है सुनो, इन दिस मॉडल सम पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन इज कंज्यूम्ड बाय इंटरनली बाय द पार्टिसिपेटिंग इंडस्ट्रीज एंड द रेस्ट इज कंज्यूम्ड बाय एक्सटर्नल बॉडी एज सच एज गवर्नमेंट। देखो बच्चों, इसी मॉडल से रिलेटेड हमको न्यूमेरिकल लगाना है। अभी जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो इससे रिलेटेड आप समझ जाओगे इसका मतलब क्या है, उससे समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। देखो, ओपन मॉडल में क्या होता है ना कि जैसे सिंपल सा समझ लो, मान लो एक इंडस्ट्री I1 है, एक इंडस्ट्री I2 है। अब इंडस्ट्री I1 जो है कुछ गुड्स बनाती है, जैसे कुछ इनपुट लिया, रॉ मटेरियल लिया और आउटपुट दे दिया। अब ध्यान से समझना, ये जो इंडस्ट्री I2 है इसको भी तो अपना इंडस्ट्री चलाने के लिए कुछ ना कुछ इनपुट चाहिए। तो ये देखा कि इसका कुछ पार्ट, मतलब इसका आउटपुट का कुछ हिस्सा इसको चाहिए अपने रॉ मटेरियल के लिए, यानी इनपुट के रूप में, और तब जाकर के वो अपना आउटपुट देगा। ऐसा नहीं कि पूरा आउटपुट चाहिए, कुछ नहीं। मतलब कोई इंडस्ट्री है, अब इसे ऐसे समझ लो ना कि ये स्टील की कंपनी है और ये ट्रांसपोर्ट की कंपनी है। अब स्टील की कंपनी ट्रांसपोर्ट की कंपनी से क्या लेगा, स्टील ही तो लेगा। अब वो क्यों लेगा? यह जो ट्रांसपोर्ट कंपनी होती है, यानी जो बड़े बड़े मतलब व्हीकल अगर बनाती है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, स्टील चाहिए कि नहीं चाहिए? उसकी बॉडी स्ट्रक्चर को बनाने की स्टील की जरूरत पड़ेगी, या अपने ऑफिस खोलने के लिए भी उसको स्टील की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी हो, जिस रूप में हो, वो क्या करेगा, स्टील किससे परचेज करेगा, स्टील की कंपनी से खरीदेगा। तो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं। अब ऐसा नहीं है कि जो इंडस्ट्री 2 इंडस्ट्री 1 से नहीं जुड़ा होगा, ये भी जुड़ा हो सकता है। अब इसके बारे में स्टडी करेंगे। मतलब ये क्या है, I1 I2 आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे किसी ना किसी रूप में। ठीक है, तो वही है। तो ये आउटपुट इनको दे दिया, लेकिन साथ ही साथ में इनको देने के अलावा ये जो है गवर्नमेंट को भी देगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडस्ट्री को देगा। तो ओपन मॉडल में जो भी आउटपुट होता है वो आउटपुट अपने एसोसिएट इंडस्ट्री को, यानी जो उसके पार्टनर इंडस्ट्री है उसको देगा ही, और साथ ही साथ एक्सटर्नल बॉडीज जिसको हम कह सकते हैं गवर्नमेंट या पब्लिक, उनको भी प्रोवाइड करा सकता है। ठीक है, जो प्राइवेट एजेंसी उनको भी देता है। ठीक है, जबकि क्लोज मॉडल में ऐसा नहीं होता। क्लोज मॉडल में जो भी प्रोडक्शन होता है वो कंज्यूम किसके द्वारा होता है, उनके पार्टिसिपेटिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा होता है। तो हमारे सिलेबस में जो न्यूमेरिकल होगा उसी ओपन मॉडल पे आधारित है बच्चों। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले पार्ट पे, आइए देखते हैं बच्चों। ओपन मॉडल को हम समझाने के लिए कोई एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, ये जो है एक
रो और कॉलम में कुछ इंफॉर्मेशन दिए गए हैं, पहले इसकी रीडिंग करना सिखाते हैं। देखो हमने दो इंडस्ट्री लिया है, इंडस्ट्री 1 इंडस्ट्री 2 कॉलम में, और दो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री 1 इंडस्ट्री 2 रो में, और एक डिमांड कॉलम है, एक टोटल आउटपुट कॉलम है। बच्चों पर इसकी रीडिंग करना सीख लो, अगर रीडिंग कर लोगे ना तो मेरिकल लगाना भी सीख जाओगे। क्या मतलब है, देखो I1 स्टैंड फॉर इंडस्ट्री 1, I2 स्टैंड फॉर इंडस्ट्री 2। देखो ये जो रो है, रो जो होता है कंजम्पशन होता है, ठीक है, और ये इसको हम इनपुट भी कर सकते हैं। और ये जो कॉलम होता है, कॉलम डिनोट करता है, कॉलम क्या डिनोट कर रहा है, प्रोडक्शन डिनोट कर रहा है, अर्थात आउटपुट डिनोट कर रहा है। तो ऐसे समझो, देखो इंडस्ट्री I1 जो है, पहली इंडस्ट्री है, उसका टोटल आउटकम क्या है, 50 यूनिट है। मतलब वो जो कोई इंडस्ट्री है, बेटा ऐसे समझो, इंडस्ट्री I1 है ना, वो जो है ये 50 यूनिट, 50 यूनिट क्या हो सकता है, 50 ट्रक का गुड्स हो सकता है, 50 टन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब इंडस्ट्री जो 1 है ना, 50 यूनिट क्या करती है, कोई गुड्स जो है जनरेट करती है, यानी प्रोड्यूस करती है 50 यूनिट। जबकि इंडस्ट्री 2 जो है ना, इंडस्ट्री 2 जो है ना 60 यूनिट जो है कोई सामान जो है, कोई गुड्स जो है प्रोड्यूस करती है, यानी बनाती है। यानी वो जो फैक्ट्री है, वो जो इंडस्ट्री है, वो 50 यूनिट गुड्स तैयार करती है, और इंडस्ट्री 2 60 यूनिट गुड्स तैयार करती है। अब आप बताओ, कोई भी गुड्स, कोई भी सामान जब तैयार होता है, कोई भी इंडस्ट्री जब सामान तैयार करती है, जैसे चाहे मान लो कोई कार ही है, तो कार को बनाने के लिए कई रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि एक ही दो मटेरियल से काम चल जाएगा, तो उसको असेंबल करने के लिए हमें कई चीज चाहिए। तो ऐसे ही हमको इंडस्ट्री 1 जो भी सामान बना रही है, वो 50 यूनिट, उसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए, तो देखो ये 10 यूनिट, यानी इंडस्ट्री 1 जो है ना 10 यूनिट खुद से खरीदेगा कोई सामान, 10 यूनिट, और इंडस्ट्री 1 जो है ना 20 यूनिट परचेज करेगा, किससे, इंडस्ट्री 2 से। अब जरा समझो, हम कॉलम वाइज पढ़ रहे हैं, फिर रो वाइज पढ़ेंगे। अब दो कॉलम वाइज कैसे पढ़ते हैं, देखो कॉलम वाइज का मतलब ये हुआ कि इंडस्ट्री 1 स्वयं से परचेज किया 10 यूनिट, ठीक है। मतलब 50 यूनिट बनाने के लिए अगर प्रोडक्शन 50 यूनिट करना हो, तो उसके लिए इंडस्ट्री 1 स्वयं से 10 यूनिट जो है परचेज किया। देखो हर इंडस्ट्री जो है कोई भी रॉ मटेरियल अपने पास हमेशा रखती है, जब जरूरत पड़ती है यूज कर लेती है। और उसी समय इंडस्ट्री 1 इंडस्ट्री 2 से रॉ मटेरियल लिया 20 यूनिट, और इन दोनों की सहायता से 50 यूनिट का माल तैयार हुआ इंडस्ट्री 1 के द्वारा, ठीक है। ऐसे ही देखो इंडस्ट्री 2 25 यूनिट क्या लिया, गुड्स लिया, रॉ मटेरियल लिया, कहां से, इंडस्ट्री 1 से। जबकि इंडस्ट्री 2 30 यूनिट रॉ मटेरियल लिया, कहां से, इटसेल्फ, इंडस्ट्री 2 से ही लिया। इसका ये मतलब हुआ ना कि जो इंडस्ट्री 1 खरीदती है, ये ऐसे जब हम कॉलम देखते हैं ना, ये खरीदा इसने, यानी इंडस्ट्री 1 से खरीदा 10 यूनिट, इंडस्ट्री 1 इंडस्ट्री 2 से खरीदा 20 यूनिट। बेटा यहाँ यूनिट का मतलब कोई चीज होगा जो परचेज किया, यानी इंडस्ट्री 1 ने इंडस्ट्री 1 से परचेज किया 10 यूनिट कोई सामान, इंडस्ट्री 1 इंडस्ट्री 2 से परचेज किया 20 यूनिट। अब इन दोनों की सहायता से हमारा जो टोटल आउटपुट है वो 50 यूनिट है। वैसे ही इंडस्ट्री 2 ने इंडस्ट्री 1 से परचेज किया 25 यूनिट, इंडस्ट्री 2 ने इटसेल्फ इंडस्ट्री 2 से परचेज किया 30 यूनिट, और इन दोनों को के द्वारा हमारा जो प्रोडक्शन हुआ इंडस्ट्री 2 के द्वारा वो 60 यूनिट है, सही है ना। अब ऐसे समझो रो वाइज, देखो इंडस्ट्री 1 ने इंडस्ट्री 1 को सोल्ड किया 10 यूनिट, समझे। इंडस्ट्री 1 ने इंडस्ट्री 2 को सोल्ड किया अपना प्रोडक्ट 25 यूनिट, और इंडस्ट्री 1 ने एक्सटर्नल यूजर को दिया 15 यूनिट। यानी ये सब इंडस्ट्री 1 ना बेच रहा है, देखो सोल्ड कर रहा है। इंडस्ट्री 1 को बेचा अपना माल 10 यूनिट, इंडस्ट्री 1 ने इंडस्ट्री 2 को अपना माल बेचा 25 यूनिट, इंडस्ट्री 1 ने एक्सटर्नल यूजर को बेचा अपना माल गुड्स 15 यूनिट, और टोटल आउटपुट कितना है इंडस्ट्री 1 का 50 यूनिट। ऐसे ही इंडस्ट्री 2 ने इंडस्ट्री 1 को अपना प्रोडक्ट सोल्ड किया कितना 20 यूनिट, इंडस्ट्री 2 ने इंडस्ट्री 2 ने इटसेल्फ को सोल्ड किया 30 यूनिट,
और इंडस्ट्री 2 ने यहाँ डिमांड है या डिमांड कॉलम है, तो डिमांड कौन है? एक्सटर्नल यूजर है, ठीक है ना। इंडस्ट्री 2 ने एक्सटर्नल यूजर को कितना दिया? 10 यूनिट, और इंडस्ट्री 2 के द्वारा कितना गुड्स प्रोड्यूस हो रहा है? वो 60 यूनिट। इस तरह से रीडिंग करते हैं बच्चों, ठीक है। एक बार और बता दूं कि जब डिमांड हमारा चेंज होगा, जैसे मान लो ये तो कंफर्म है कि इन तीनों का सम 50 होगा, इन 60 किसके बराबर? इन तीनों के सम के बराबर है। तो देखो बेटा, जब डिमांड चेंज होगा तो उस केस में प्रोडक्शन भी चेंज होगा। सिंपल सी बात है कि एक इंडस्ट्री में कोई सामान बन रहा है, अगर डिमांड बढ़ेगा तो प्रोडक्शन चेंज हो जाएगा, आउटपुट चेंज हो जाएगा, और डिमांड कम होगा तो टोटल आउटपुट या डिमांड प्रोडक्शन कम हो जाता है। डिमांड भी होता है। आते हैं इसको और अच्छे से समझाते हैं बच्चों। इसको हम जनरलाइजेशन कर दे रहे हैं कि देखो वही कॉलम है, मतलब आपको न्यूमेरिकल जब लगाओगे सेम ऐसे ही मिलेगा इंटरफेस। आपको लर्न कर लीजिए कैसे टेबल पढ़ते हैं। देखो यहाँ हमने क्या किया, इनपुट आउटपुट मॉडल में एक रो होगा, एक कॉलम होगा। तो रो में भी इंडस्ट्री 1 इंडस्ट्री 2 होगा, कॉलम में भी इंडस्ट्री 1 इंडस्ट्री 2 होगा। देखो यहाँ ऐसे अगर रीड करोगे, ये होता है सोल्ड होता है, ठीक है। मैंने I1 ने I1 को सोल्ड किया, I1 ने I2 को सोल्ड किया, I1 ने एक्सटर्नल यूजर को सोल्ड किया, और ये टोटल आउटपुट होगा। सिमिलरली I2 ने I1 को सोल्ड किया कोई यूनिट, I2 ने I2 को सोल्ड किया, I2 ने इटसेल्फ को सोल्ड किया, I2 ने एक्सटर्नल यूजर को सोल्ड किया, और टोटल आउटपुट ऐसे रीड करोगे, ठीक है। तो देखो मान लेते हैं कोई इंडस्ट्री 1 खुद को बेचा कोई सामान X1 यूनिट, X11 यूनिट, X11 सफिक्स है 11, ठीक है ना। अब तुम कहोगे कोई इंडस्ट्री अपने को क्यों बेचेगी? यहाँ बेचने का सेंस होता है कि दे दिया, जैसे गोदाम में माल पड़े हैं तो मुझे जरूरत पड़ा तो उस गोदाम में से मैंने 2 यूनिट रख लिया अपने पास, ठीक है, रॉ मटेरियल के रूप में। वैसे ही इंडस्ट्री 1 ने इंडस्ट्री 2 को सोल्ड किया, कितना यूनिट? X12 यूनिट, 12 यूनिट। और इंडस्ट्री 1 ने एक्सटर्नल यूजर को कितना दे दिया? मान लेते हैं वो आपका है C1 है, C1 मान लेते हैं, ठीक है। और सॉरी हाँ C1 मान लेते हैं। और टोटल आउटपुट कितना है बच्चों? टोटल आउटपुट को हम लोग C2 मान लेते हैं। एक्चुअली में हम बुक का रोटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। और टोटल आउटपुट क्या है बच्चों? ये X1 होता है, X1 मान लेते हैं हम लोग। ऐसे समझो, इंडस्ट्री 1 का टोटल आउटकम्स है, यानी टोटल प्रोडक्शन है X1 यूनिट। उस X1 यूनिट कहाँ कंज्यूम हो रहा है? X1 यूनिट में से X11 यूनिट उसने दिया है खुद को, X12 यूनिट दे दिया है किसको? इंडस्ट्री 2 को, और C1 यूनिट दे दिया है किसको? एक्सटर्नल यूजर को, गवर्नमेंट को, ठीक है। ऐसे ही इंडस्ट्री 2 जो है इंडस्ट्री 1 को सोल्ड किया, X21 यूनिट, इंडस्ट्री 2 ने इटसेल्फ को सोल्ड किया X22 यूनिट, और इंडस्ट्री 2 ने एक्सटर्नल यूजर को सोल्ड किया मान लो C2 यूनिट। और टोटल जो इसका जो आउटकम्स है, यानी टोटल इंडस्ट्री 2 के द्वारा कुल कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसकी जो वैल्यू है वो X2 यूनिट है। ये हम रीडिंग करेंगे बेटा। अगर तुम ऐसे रीड करते हो, I1 ऐसे रीड करते हो, तो हम कहेंगे I1 ने I1 को सोल्ड किया X11 यूनिट, I1 ने I2 को सोल्ड किया X12 यूनिट, I1 ने एक्सटर्नल यूजर को सोल्ड किया C1 यूनिट, बस इतना ही। और इंडस्ट्री 1 के द्वारा कुल कितना प्रोडक्शन हो रहा है? X1 यूनिट। इसका यह मतलब है कि X1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें इतना यूनिट लेना पड़ेगा। किसका? I1 का X11 यूनिट पर इंडस्ट्री 1 से X11 यूनिट लेना पड़ेगा, और X21 यूनिट लेना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये जो होगा ना, X21 क्या है? ये देखो X21 क्या है? जब इंडस्ट्री 2 जो है इंडस्ट्री 1 को सोल्ड करेगा तो वो X1 यूनिट है, इंडस्ट्री 2 जो इंडस्ट्री 1 को सोल्ड करेगा वो X21 यूनिट है। देखो ये जो है किसका है? ये जो तुम्हारा है इंडस्ट्री 2 का है बच्चों। जो एक बार हम रिटर्न में लिख दिए हैं कि हाउ टू रीड रो। देखो ये होता है, ये आपका पहला रो है, ये पहला रो है, ये आपका सेकंड रो है। तो फर्स्ट रो को कैसे रीड करेंगे? मैंने बोला था कि देखो मैंने लिखा है रीडिंग अक्रॉस रो फर्स्ट। रो 1 को कैसे रीड करेंगे? वी फाइंड दैट, देखो I1 होता है इंडस्ट्री 1 सोल्ड X11 यूनिट्स, ठीक है, टू इटसेल्फ। इंडस्ट्री 1 जो है X1 यूनिट सोल्ड किया अपने आप को, एंड X12 यूनिट सोल्ड किया किसको? इंडस्ट्री 2 को। एंड इंडस्ट्री 1 सोल्ड किया C1 यूनिट किसको?
एक्सटर्नल यूजर को, एक्सटर्नल कंज्यूमर को, ठीक है, एज जिसको बोलते हैं हम लोग फाइनल डिमांड, ठीक है ना, यहाँ लिखा I1 सोल्ड C1 यूनिट टू एक्सटर्नल कंज्यूमर, जिसको हम कहते हैं फाइनल डिमांड, ठीक है। और टोटल यूनिट्स ऑफ आउटपुट कितना है बच्चों, x1 है, और हम कर सकते हैं जो x1 होता है ना बच्चों, इट इज द सम ऑफ x11 प्लस x12 और प्लस C1 के इक्वल होगा, ठीक है। दूसरी बात एक चीज और मैं बता दूं बेटा, ये रो में जितने भी एंट्री है, जितने भी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो, उनके यूनिट एक समान हो सकते हैं, यानी उनके यूनिट एक समान होंगे, लेकिन कॉलम में जितने एंट्री होती हैं, इनके जो यूनिट्स होते हैं वो डिफर होंगे। याद रखिएगा, रो में जितने भी हैं, जैसे x11 का यूनिट होगा तो वही x12 का यूनिट होगा, वही C1 का यूनिट होगा, लेकिन कॉलम यानी x11 का यूनिट डिफरेंट होगा, x21 का यूनिट डिफरेंट होगा, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। अब हम पढ़ते हैं कैसे हम पढ़ते हैं रीडिंग ऑफ कॉलम। आइए देखते हैं जो कॉलम को कैसे रीड करते हैं। देखो, ये आपका फर्स्ट कॉलम है, ये आपका सेकंड कॉलम है, इन्हीं दो कॉलम की हम बात कर रहे हैं। तो कह रहा है कॉलम 2 कैसे पढ़ते हैं, वी फाइंड दैट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ x1 यूनिट, मतलब x1 यूनिट को प्रोडक्शन के लिए हमें क्या करना होगा कि इंडस्ट्री 1 जो है परचेज किया, मैंने पहले बोला था ना कि ये इसको सोल्ड किया, I1 सोल्ड किया I1 को, I2 सोल्ड किया I2 को, देखिए हम ऐसे रीड करते हैं, I1 ने परचेज किया x11 यूनिट किससे, अपने आप से, तथा इंडस्ट्री 1 ने परचेज किया x21 यूनिट किससे, इंडस्ट्री 2 से। तो वही मैंने लिखा है कि वी फाइंड दैट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ x1 यूनिट, मैंने अगर इसको हमको प्रोड्यूस करना है, ये हमारा प्रोडक्शन यूनिट है, x1 यूनिट है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इंडस्ट्री 1 परचेज करेगा x11 यूनिट कहाँ, अपने आप से, स्वयं से, एंड x21 यूनिट परचेज किया कहाँ से, इंडस्ट्री 2 से। ऐसे ही हम इसकी भी रीडिंग कर सकते हैं, सेकंड कॉलम की भी कैसे करेंगे कि फॉर द प्रोडक्शन ऑफ x2, फॉर द प्रोडक्शन ऑफ x2, ठीक है, इंडस्ट्री 2 परचेज x12 यूनिट कहां से, इंडस्ट्री 1 से परचेज करेगा, तथा इंडस्ट्री 2 जो है x22 यूनिट परचेज करेगा किससे, अपने आप से। ये ऐसे हम लोग रीडिंग करेंगे, ठीक बच्चों। तो ये तो हमने रीडिंग करना सिखा दिया। अब आता है इसमें समझना क्या है। इसमें बेटा आपको जो समझना है बेसिक, इसमें आपको देखना है टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स क्या है, जिसका एक और नाम है इनपुट आउटपुट कोएफिशिएंट मैट्रिक्स क्या है, इसको हम समझते हैं, यही आपका मेन पार्ट है। पहले बच्चों जरा टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स जानने से पहले हम आपको एक चीज और बता रहे हैं। देखो, जैसा कि ये क्या x1 क्या है, वो ये प्रोडक्शन है, किसके द्वारा प्रोडक्शन हो रहा है, इंडस्ट्री 1 के द्वारा। तो हमने लिखा है टू प्रोड्यूस x1 यूनिट्स, या जिसको हम आउटपुट कहते हैं, टोटल आउटपुट कहते हैं। इंडस्ट्री 1 को क्या क्या चाहिए, x11 यूनिट चाहिए किससे, इंडस्ट्री 1 से, और x21 यूनिट चाहिए इंडस्ट्री 2 से। तो मैंने लिखा इंडस्ट्री 1 रिक्वायर्स x11 यूनिट्स इटसेल्फ। तो हम कह सकते हैं अगर x1 यूनिट के लिए हमें x11 यूनिट चाहिए, तो एक अगर मान बेटा ये x1 यूनिट बहुत बड़ा लार्ज अमाउंट होता है, तो अगर हम सबसे छोटा अमाउंट इसका 1 यूनिट है, तो अगर x1 यूनिट अगर प्रोड्यूस करना था तो उसके लिए मुझे x11 यूनिट जो है लेना पड़ेगा एज ए इनपुट। तो 1 यूनिट के लिए कितना इनपुट लेना पड़ेगा, यानी 1 यूनिट आउटपुट के लिए हमें इनपुट कितना लेना पड़ेगा। देखो बेटा, ये आउटपुट है, ये इनपुट है, ये दोनों इनपुट है। तो 1 यूनिट अगर मुझे आउटपुट है लेना है, तो उसके लिए मुझे कितना इनपुट देना पड़ेगा, उसकी वैल्यू होगी x11 अपन x1 होगी। ऐसे ही बताओ कि 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमें कितना आउटपुट लेना पड़ेगा, ये 1 यूनिट आउटपुट के लिए हमें कितना इनपुट लेना पड़ेगा, ये हम कहेंगे ना। 1 यूनिट आउटपुट के लिए x21 का कितना हमको इनपुट लेना पड़ेगा, ऐसे समझो। तो हम क्या लिखेंगे, उसके लिए जो होगा कि टू प्रोड्यूस, अब इसके लिए हम लोग कर सकते हैं ना, टू प्रोड्यूस 1 यूनिट्स, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं, इंडस्ट्री 1 रिक्वायर्स क्या, x21 अपन x1 यूनिट्स, किसका, ये इंडस्ट्री 2 से इसको लेना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, इस तरह से ये जो टर्म निकल रहा है x11 अपन x1, x21 अपन x1, ये क्या होते हैं, इट इज सेड टू बी ना टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स कोएफिशिएंट कहलाता है, जिसको हम इसको डिनोट करते हैं A11 से, इसको हम डिनोट करते हैं A21 से। ऐसे ही हम निकाल सकते हैं A21 और A22। आइए देखते हैं बारी बारी से। अब इसका मतलब क्या है ये हम समझाने वाले हैं, तो थोड़ा सा देखिए इसको बच्चों। ऐसे ही फॉर आउटपुट x2 के लिए भी ऐसे लिख सकते हैं, टू प्रोड्यूस x2 यूनिट्स इंडस्ट्री 2 रिक्वायर्स x12 यूनिट्स ऑफ इंडस्ट्री 1। देखो बेटा,
S2 को प्रोड्यूस अगर करना है टोटल, तो इंडस्ट्री 2 को क्या करना पड़ेगा, इसको X12 यूनिट परचेज करना पड़ेगा इंडस्ट्री 1 से, तथा X22 यूनिट परचेज करना पड़ेगा अपने आप से, स्वयं से। तो ये बताओ, S2 यूनिट को परचेज करने के लिए अगर X12 यूनिट लेना पड़ेगा, परचेज करना पड़ेगा, तो एक यूनिट को परचेज करने के लिए ये इंडस्ट्री 1 से कितना उसको मटेरियल लेना पड़ेगा, X12 अपन X2। देखो बहुत आसान है, जो लास्ट में सफिक्स वही लगा दो, X12 अपन X2। ऐसे ही टू प्रोड्यूस X2 यूनिट इंडस्ट्री 2 रिक्वायर, इंडस्ट्री 2 जो रिक्वायर X22 यूनिट ऑफ इटसेल्फ। सो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए इंडस्ट्री 2 को कितना रॉ मटेरियल चाहिए, H22 अपन H2 यूनिट ऑफ इटसेल्फ। इस तरह से बेटा ये हमने निकाल लिया। तो देखो 4 कोफिशिएंट मिला, X11 अपन X1, X12 अपन X2, ठीक है, X21 अपन X1 एंड X22 अपन X2। इन चारों कोफिशिएंट को अगर हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें, तो इसी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, और जो एलिमेंट्स होते हैं उसे कहते हैं मैट्रिक्स कोफिशिएंट, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स कोफिशिएंट। आइए देखते हैं, बारी बारी इसको समझते हैं। और तो इस तरह से बच्चों हम Xij अपन Xj को शॉर्ट में Aij से डिनोट कर सकते हैं, जहां Aij मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट्स रिक्वायर्ड बाय इंडस्ट्री J फ्रॉम इंडस्ट्री I फॉर 1 यूनिट प्रोडक्शन, ठीक है। और इसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में जब लिखते हैं Aij को, जैसे A2/2 के फॉर्म में A11 A12 A21 A22, तो जो मैट्रिक्स फॉर्म होता है उस मैट्रिक्स को कहा गया है इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट मैट्रिक्स, या एक सेकंड नेम है टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। एग्जाम में बेटा टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स लिखने के लिए आता है। तो एक्चुअली में क्या होगा कि आपके पास इंडस्ट्री 1 इंडस्ट्री 2 फाइनल डिमांड टोटल आउटपुट ये सब दिए होंगे। ये डेटा सब मतलब X11 X12 C1 X1 की वैल्यू दी हुई है, H21 H22 C2 H2 की वैल्यू दी हुई है, ठीक है बेटा। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। तो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स निकालने का बड़ा सिंपल तरीका होगा। पहले हम A11 निकालेंगे, वो कैसे मिलेगा, X11 अपन X1 से। फिर हम निकालेंगे A12 निकालेंगे, वो कैसे मिलेगा, X12 अपन X2 से। देखो लास्ट में जो सफिक्स आता है उसी से हम लोग डिवाइड करते हैं। A21 निकालेंगे, वो कैसे मिलेगा, X21 अपन X1 से। और A22 कैसे मिलेगा, H22 अपन X2 से। उसके बाद ये मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख देंगे। इसी मैट्रिक्स को कहा गया है टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स। और जो एलिमेंट्स होते हैं ना, उसे हम कहते हैं इनपुट आउटपुट कोफिशिएंट कहते हैं, या टेक्नोलॉजी कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बताने वाले हैं कि आउटपुट मैट्रिक्स क्या है, डिमांड मैट्रिक्स क्या है। तो देखो अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि मान लो हमारा जो है डिमांड चेंज हो गया। अगर हम कहते हैं कि हमारा डिमांड C1 के जगह पे हमारा क्या है, Y1 है, C2 जगह पे सॉरी D1 है, मान D1 है, नया सफिक्स है, और C2 के जगह पे नया डिमांड क्या है हमारा, D2 है। तो उस केस में जो ही हमारा डिमांड चेंज होगा तो हमारा आउटपुट चेंज होगा। अब हमारा न्यू आउटपुट क्या है, Y1 है, अब नेक्स्ट आउटपुट क्या है, Y2 है। तो इस तरह से जो ही हमारा डिमांड चेंज होता है उसके करस्पॉन्डिंग हमारा बच्चों आउटपुट भी चेंज हो जाता है। बच्चों जैसे ही फाइनल डिमांड चेंज होगा D1 D2 में, पहले हमारा डिमांड क्या था, C1 C2 था, वो जब चेंज होता है D1 D2 से, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा आउटपुट भी Y1 Y2 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो मान लेते हैं सपोज X जो मैट्रिक्स है, इट इज सेड टू बी द आउटपुट मैट्रिक्स एंड D इज द डिमांड मैट्रिक्स, न्यू डिमांड मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इंटरनल कंजप्शन प्लस फाइनल डिमांड, इसका जो सम होता है वो टोटल आउटपुट के बराबर होता है। बच्चों इंटरनल कंजप्शन निकालने के लिए आपको A11 Y1 और प्लस A12 Y2 करना पड़ेगा। वेयर A11 क्या होता है, A11 आपने पढ़ा है, A11 इक्वल टू होता है X11 अपन X1, और A12 क्या था बेटा, A12 था X12 अपन X2, ठीक है। इन द सेम वे सेकंड जो लीनियर इक्वेशन मिलता है A21 Y1, ये सेकंड इंडस्ट्री के लिए, देखो बेटा ये फर्स्ट इंडस्ट्री के लिए है, ये सेकंड इंडस्ट्री के लिए टोटल आउटपुट है, ये Y2 है, ध्यान दीजिएगा। तो Y2 A21 Y1 प्लस A22 Y2 प्लस D2 इक्वल टू Y2 है। इसको हम मैट्रिक्स के भी फॉर्म लिख सकते हैं। तो हम मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखेंगे A11 A12 A21 A22 इनटू ये जो मैट्रिक्स है X जिसको डिनोट करते हैं यानी Y1 Y2 दैट इज सेड टू बी आउटपुट मैट्रिक्स, प्लस ये क्या डिमांड मैट्रिक्स है इक्वल टू Y1 Y2। आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में भी लिख सकते हो। जब इसको एक्सपेंड करोगे तो यही बनेगा दोनों लीनियर इक्वेशन। जैसा कि बेटा जानते हो ये कुछ नहीं है बल्कि इट इज सेड टू बी टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स,
ये आपका क्या है, ये आउटपुट मैट्रिक्स है, ये आपका डिमांड मैट्रिक्स है। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं AX + D = X लिख सकते हैं, या हम D बराबर लिख सकते हैं X - AX। और तुम इस X को IX - AX लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है आइडेंटिटी इनटू मैट्रिक्स X बराबर मैट्रिक्स X ही होगा। अब इन दोनों में बेटा X जब कॉमन लोगे तो आएगा I - A, जहाँ D बराबर होगा X × I - A, या X बराबर होगा I - A का इनवर्स इंटू D। देखना बेटा, ये लिख रहा है X = है I - A इनवर्स इंटू D। अगर I - A जो मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर हो, अर्थात I - A नॉट इक्वल टू 0 हो, उसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, उस केस में इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और तब हम आइडेंटिटी -A मैट्रिक्स को हम कहते हैं लियोन्टिफ मैट्रिक्स कहते हैं। याद रखना बच्चों, यही हमारा इक्वेशन है, I - A इज कॉल्ड लियोन्टिफ मैट्रिक्स। तो याद रखिएगा, फार्मूला यही होता है I - A इनवर्स इंटू D = X, जहाँ X कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, आउटपुट मैट्रिक्स, एंड I - A इज कॉल्ड लियोन्टिफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये हमारा ओवरऑल कंक्लूजन है। देखो एग्जाम में पूछता क्या है, एग्जाम में ना कभी कभी लियोन्टिफ मैट्रिक्स पूछ देगा, या सिंपली जो है आपको पूछ देगा कि टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स क्या है, या कभी कभी डिमांड मैट्रिक्स पूछ देगा। देखो तीन चीज में से कोई दो चीज दिया रहेगा, तीसरा चीज पूछेगा। ठीक है, टोटल आउटपुट मैट्रिक्स पूछ सकता है फाइनल, नहीं तो डिमांड मैट्रिक्स पूछ सकता है, और नहीं तो क्या पूछ सकता है बेटा, I - A दैट इज सेड टू बी लियोन्टिफ मैट्रिक्स। तो आते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हम देखते हैं। जैसा कि आप जान चुके हैं कि I - A को क्या कहा गया है, लियोन्टिफ मैट्रिक्स। अब देखो एक और टॉपिक है छोटा सा, करके पूछ देता है हॉकिंस साइमन कंडीशन जांच करने के लिए। उसमें करना कुछ नहीं है, बस तो कंडीशन आपको और देख लेना है। पहला, डिटरमिनेंट ऑफ I - A यानी लियोन्टिफ मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा वो पॉजिटिव आना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये होगा कि द डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ द लियोन्टिफ मैट्रिक्स के जो भी डायगोनल एलिमेंट होंगे, बेटा देखो डायगोनल एलिमेंट्स कौन होते हैं, मान लो कोई एलिमेंट हम बता दे रहे हैं, जैसे मान लो B11, B12, B21, B22, ये जो एलिमेंट्स कहलाते हैं इसके डायगोनल एलिमेंट कहलाते हैं। ठीक है, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे इट मस्ट बी पॉजिटिव होंगे, या हम ऐसे कर सकते हैं I - A कुछ इस तरह से दिखेगा, 1 - A11 पॉजिटिव होगा, 1 - A22 पॉजिटिव होगा, नहीं तो A11 और A22 को लेस देन 1 होनी चाहिए। ठीक है, जब इस तरह का न्यूमेरिकल आएगा तो हम देखेंगे कि हाउ टू फाइंड हॉकिंस साइमन कंडीशन। तो बच्चों देखो इसकी थ्योरी पे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कब, जब आप न्यूमेरिकल लगाओगे। तो बहुत ही आसान है इसका न्यूमेरिकल लगाना, बस आपको जानना है कि टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, डिमांड मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, आउटपुट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, एक बार जब न्यूमेरिकल लग जाएगा ना तो आप अच्छे से इसको समझ जाओगे इस थ्योरी का क्या मतलब है। आज के लिए बस इतना ही, आइए इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल देखते हैं। बच्चों अब हम पहला सवाल ले रहे हैं इनपुट आउटपुट मॉडल से। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर 2 सेक्टर इकोनॉमी इनपुट आउटपुट टेबल इज गिवन बिलो। दिस इज द इंडस्ट्री 1, इंडस्ट्री 2, फाइनल डिमांड, टोटल आउटपुट। ये रो में है, कॉलम में बेटा इंडस्ट्री 1, इंडस्ट्री 2 है। I1 इंस्टेंट फॉर इंडस्ट्री 1 एंड I2 इज इंडस्ट्री 2। देखो सब कुछ पता है। पहला क्वेश्चन ये है, इससे रिलेटेड क्या निकालना हमें, फाइंड द टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, एंड द सेकंड क्वेश्चन, इफ द न्यू डिमांड्स आर 18 and 40 यूनिट्स फॉर द इंडस्ट्री 1 एंड इंडस्ट्री 2, देन फाइंड द ग्रॉस आउटपुट फॉर ईच इंडस्ट्री। सबसे पहले बच्चों हम टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स निकालते हैं। देखो जब टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स की हम बात करते हैं तो आपको बताया गया था कि ये जो इनपुट होता है ये A11 होता है, मतलब इसको हम X11 कहते हैं। इसको हम लोग बच्चों क्या करते हैं, ये दिस इज X12, ये क्या होता है X21 होता है, ये क्या होता है बच्चों X22 होता है। तो हमने बताया था जो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स है उसको हम डिनोट करते हैं A से, जहाँ A = होता है A11, A12, A21, A22। वेयर A11 कैसे निकालते हैं बेटा, A11 जो होता है ना, ऐसी और मैं बता दूं, ये आपका टोटल आउटपुट, इसको हम X1 से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग X2 से डिनोट करते हैं। ये सब नोटेशन आप जानते हो, तो आप अलग से इसको लिखिएगा, मैं यहीं पे टेबल में ही दिखा दे रहा हूँ कौन किसे क्या कहते हैं। ठीक है, तो A11 का फार्मूला है X11/X1। देखो X11 की वैल्यू 16 है, 16 डिवाइडेड बाई X1, X1 आपका 40 है, यानी सिंप्लीफाई करोगे तो 0.4 आएगा। ठीक है, A11 की वैल्यू है 0.4, तो मैं ऊपर लिख दे रहा हूं। ठीक है, 0.4, तो A11 की वैल्यू हो गया हमारा X11/X1 अर्थात
16/40 इट गिव्स 0.4। ऐसे हम A12 निकालेंगे, इसका जो फार्मूला होता है x12/x2 होगा। x12 आपका 20 है एंड होल डिवाइडेड बाय x2 आपका 80 है, तो इस तरह से 1/4 होगा, यानी 0.25 भी लिख सकते हो। अब आपका A21 मान लो निकालते हैं, A21 क्या होगा, इट बिकम्स x21/x1 होगा। x21 आपका बेटा 8 है एंड होल डिवाइडेड बाई x1 आपका 40 है, तो देखो ये आएगा आपका 0.2। और एक होता है लास्ट में A22 निकालते हैं, A22 का फार्मूला है x22/x2। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ऑटोमेटिक ये फॉर्मूला याद हो जाते हैं, तो प्रैक्टिस की बात है। x22/x2, x22 क्या है 40 है और x2 क्या है, x2 आपका 80 है, यानी ये 0.5 आएगा। देखो 0 कटेगा, 4/8 1/2 1/2 0.5। इस तरह से बच्चों जो टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स है ना हमारा, ए क्या होता है, मान लेना लेट ए बी द टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, लेट ए बी द टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स, सभी नोटेशन आप जानते हो। Therefore A इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, पहले A11 A12 A21 A22, तो आंसर क्या आएगा, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं A11 0.4 A12 0.25 A21 0.2 0.2 A22 अब 0.5। ये हमारा क्या है, टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स है। देखो सेकंड क्वेश्चन है, कर अगर नया डिमांड जो है 18 और 14 हो, पहले हमारा डिमांड कुछ और था, अब डिमांड चेंज हो गया, तो जो हमारा लेट मान लेते हैं डी जो है हमारा न्यू डिमांड मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 18 और 40 ये दिया हुआ है, और हमें क्या निकालना है, फाइंड द ग्रॉस आउटपुट। तो मान लेते हैं जो आउटपुट मैट्रिक्स है उसको हम कैपिटल एक्स से डिनोट कर रहे हैं, तो मान लेते हैं जो ग्रॉस आउटपुट है वो हमारा मान लो है कि y1 y2 है। इसका ये मतलब है हमें y निकालना है, सॉरी x निकालना है, जो ग्रॉस जो टोटल आउटपुट है। आइए देखते हैं कैसे हम निकालते हैं। तो बच्चों तो जैसा कि ये दिया हुआ है डिमांड मैट्रिक्स 18 14, और हम मान लेते हैं x क्या है, आउटपुट मैट्रिक्स है, तो हम कुछ यहाँ लिख रहे हैं, आप y1 y2 मान सकते हो, चाहे x y मान सकते हो, अपनी मर्जी। एक आपने फार्मूला पढ़ा था इनपुट आउटपुट मैट्रिक्स के लिए, x इक्वल टू i माइनस ए इनवर्स डी, आपको x ही डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए आपको i माइनस ए इनवर्स और d का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो बच्चों किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं आपको याद होगा, मान लो अगर b कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो उसका जो इनवर्स अगर निकालना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एडजॉइंट बी अपॉन डिटरमिनेंट बी लेना पड़ता है, ठीक है ना। इट मीन दैट पहले हम i माइनस ए मैट्रिक्स देखेंगे क्या है, फिर उसका इनवर्स लेते हैं। आइए बारी बारी देखते हैं। तो सबसे पहले हम i माइनस ए निकालते हैं। सिंस i माइनस ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए, i मतलब क्या होता है 1 0 0 1। अब बेटा माइनस ए मैट्रिक्स, देखो अभी तो ये निकाले हैं जबकि 0.4 है, ये टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स है, इसे टेक्नोलॉजी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ये 0.25 है, ये 0.5 है ना। अब देखो बहुत आसान है, 1 में इस पे माइनस करोगे तो 1.0 में जब 0.4 आप माइनस करोगे ना तो बेटा 0.6 आएगा, तुम चेक कर लेना। 0 माइनस 0.5 इट इज माइनस 0.25 होगा। दूसरी बात 0 में से ये माइनस 0.2 होगा और 1 में से घटाओगे 0.5 तो ये आएगा 0.5। कुल मिलाकर के ये i माइनस ए है। अब हमें इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो बेटा इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं ये समझ लो। देखो सिंस अब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं इसका 0.6, देखो नॉन जीरो होना चाहिए, 0.2 माइनस 0.25 और 0.5। चलो इसी से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो 0.30 होगा, माइनस माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस हो जाता है। अब 0.2 और 0.25 मल्टीप्लाई करो तो 2 5 10 कैरी 1 2 2 4 1 5 और 3 अंक का डेसिमल लगा दो। इस तरह से देखो इसकी जो वैल्यू आएगी बेटा नॉन जीरो वैल्यू आएगी, मतलब कुछ ना कुछ आएगा, इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, थोड़ा ऐसे देख लो 0.050, 0 10 में से 5 जाएगा 5 2, अर्थात आएगा 0.25 आएगा, 0.25 आएगा, चेक कर लो सही है, ठीक है, जो कि 0 के बराबर नहीं है। अब हम इसका एडजॉइंट निकालते हैं, सॉरी ये डिटरमिनेंट नहीं बेटा, इसका निकाले हैं, इसका है, ठीक है। अब देखो तो बच्चों हमने अलग से i माइनस से लिख दिया है,
आई माइनस ए मैट्रिक्स है 0.6 माइनस 0.25 माइनस 0.2 या 0.5। बच्चों चाहो तुम ना ये सब ना फ्रैक्शन में भी तुम सॉल्व कर सकते हो डेसिमल की बजाय, ठीक है। जब आई माइनस ए डिटरमिनेंट निकाला था तो आया था 0.25। अब हम एक्स निकालते हैं, जहाँ एक्स क्या है बेटा आउटपुट मैट्रिक्स है, न्यू आउटपुट मैट्रिक्स है। एक्स के लिए जो फार्मूला था आई माइनस ए इनवर्स इंटू डी, जहाँ डी क्या है डिमांड मैट्रिक्स है, और जहाँ न्यू डिमांड मैट्रिक्स की वैल्यू दी हुई है, न्यू डिमांड मैट्रिक्स वैल्यू क्या है 80 120 है, डी की वैल्यू बेटा क्या है 80 120 है, ठीक है ना। सॉरी ये तो निकालना नहीं है, जो 1814 है 1844 है, ठीक है बेटा। ये डिमांड मैट्रिक्स है, न्यू डिमांड मैट्रिक्स है। अब देखो एक्स कैसे निकालते हैं, एक्स के लिए जो फार्मूला बता ही दिया था आई माइनस ए होल इनवर्स डी है। अब आई माइनस ए होल इनवर्स कैसे निकालते हैं, इसके लिए फार्मूला होता है एडजॉइंट आई माइनस ए अपॉन डिटरमिनेंट आई माइनस ए, और डिटरमिनेंट आई माइनस ए वैल्यू है 0.25। अब एडजॉइंट ऑफ आई माइनस ए कैसे निकाला इसको अलग से समझ लो। इट इज द ट्रांसपोज मैट्रिक्स ऑफ देयर कोफैक्टर्स C11 C12 C21 C22 का ट्रांसपोज लिया। बच्चों C11 कैसे लेते हैं, अब मैंने फार्मूला बताया था Cij बराबर होता है -1 टू द पावर i प्लस जे इंटू Mij। Cij को कोफैक्टर कहते हैं, Mij को माइनस कहते हैं। तो देखो बेटा अगर C11 निकालना होगा तो हमें निकालना पड़ेगा C11 कैसे निकलेगा, -1 का पावर 1 प्लस 1 इंटू M11। देखो -1 का पावर 2 हमेशा पॉजिटिव होता है, -1 का पावर 1 प्लस 1 मतलब -1 का पावर 2 पॉजिटिव होगा। M11 देखो ये आई माइनस ए मैट्रिक्स है, इसका फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाइए तो यही मिलेगा 0.5, यही है -0.5, ठीक है। M11 की वैल्यू यही है, तो इस तरह से आएगा यहाँ पे 0.5। सिमिलरली C12 की वैल्यू आएगा 0.2, C21 की वैल्यू 0.25 और C22 वैल्यू 0.6। ये सब आप पढ़ चुके हो। अब इसका ट्रांसपोज ले लो, देन रो और कॉलम को चेंज करोगे तो आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ आई माइनस ए। तो फर्दर हमारा फार्मूला क्या होगा, आई माइनस ए होल इनवर्स एडजॉइंट आई माइनस ए अपॉन डिटरमिनेंट आई माइनस ए, इसमें पुट किया। अब क्या करो प्रत्येक एलिमेंट्स में 0.25 से डिवाइड करोगे तो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है ना। 2 1 0.8 2.4। अब हमारा जो फार्मूला है x इक्वल टू आई माइनस ए होल इनवर्स इंटू डी, बेटा ध्यान दो ये किसकी वैल्यू है आई माइनस ए होल इनवर्स, और डी ये डिमांड मैट्रिक्स है। जब फर्दर इन दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा, पहले क्या करेगा ये कॉलम 1844 ये फर्स्ट कॉलम है, इसके फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करेगा तो 36 प्लस 44 देगा, ऐड करने पे टी आएगा। और फिर यही फर्स्ट कॉलम जब सेकेंड रो को मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 14.4 और प्लस 105.6, मतलब 18 गुणे 0.8 आएगा 14.4 प्लस 44 जब मल्टीप्लाई करोगे 2.4 में तो आएगा 105.6, दोनों को ऐड करने पे 120 आएगा। जैसा कि हमने पहले ही मान लिया था x हमारा क्या है आउटपुट मैट्रिक्स है और उसके एलिमेंट्स y1 y2 है। हम कह सकते हैं y1 की वैल्यू 80 है, 80 यूनिट है, और y2 की वैल्यू 120 यूनिट है। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है।